हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एंड वेलकम टू द पोइट्री कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। जी हाँ, कविताओं भरा संविधान हम समझते हैं, मतलब संविधान की बातें को कविताओं के रूप में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जहां हमने एक स्लोगन दिया था #22। इन द सेंस #22 का मतलब होता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, मतलब 22 चैप्टर है। और उस 22 चैप्टर को, 22 पार्ट्स को 22 डेज में हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब 22 पार्ट्स को 22 डेज में हम समझेंगे। एक दिन में एक पार्ट्स पूरा समझ जाएंगे हम। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बुक खोलने की या पेन पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वीडियो को आप बस देखिए, समझिए और एंजॉय कीजिए और लर्न कीजिए। ठीक है। आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि प्रियम्बल के साथ, माने हमारे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां हमने स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सिटीजनशिप, नागरिकता, और पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां हमने फंडामेंटल राइट माने सिटीजन के मौलिक अधिकार के रूप में, इस सारे पार्ट को हमने कवर कर लिया है कविताओं के माध्यम से, इजी वे में, जो आपको समझने में आसानी हो, लर्न करने में आसानी हो, कहीं भी आप इजीली बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। कविताओं को नहीं, लेकिन उसके फीलिंग को, उसके अंदर के जो वर्ड्स हैं, अगर आप समझे रहेंगे तो उसे अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कविताओं तो बस आपको समझाने के लिए है, उसे याद रखने के लिए है। ठीक है। और आज इसी क्रम में हम बढ़ते जाएंगे और आज हम समझेंगे पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दूं ताकि आपको पार्ट 4 समझने में आसान हो। देखिए, जैसे अपने पार्ट 3 में एक फंडामेंटल राइट को समझा था, जो संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक इंडियन सिटीजन को ये अधिकार देता है, राइट देता है जिंदगी जीने के लिए। 6 तरह के अधिकार देते हैं कि आप इसको जिंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए, और ये अधिकार मतलब ये सारे राइट आपसे कोई डिप्राइव नहीं कर सकता, मतलब कोई छीन नहीं सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी। लेकिन अगर कोई देश में इमरजेंसी आता है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, आपका सारा राइट गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि वहाँ पे देश की वेलफेयर की बात होगी, सिवाय आपकी ज़िंदगी जीने का अधिकार। अब यहाँ ये कहा गया है कि जैसे ही अगर एक संविधान ने हमारे इंडियन सिटीजन को पार्ट 3 में जितने अधिकार दिए थे, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उसमें अगर कोई भी छीनने की कोशिश करता है तो एक सिटीजन डायरेक्ट आर्टिकल 32 की मदद से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, मतलब कोर्ट में जाके उसे चैलेंज कर सकता है अपने राइट के लिए। तो जिस तरह से संविधान ने एक सिटीजन को पार्ट 3 के मदद से फंडामेंटल राइट के नाम पर, मतलब मौलिक अधिकार के नाम पर, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये सारे अधिकार दिए थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, और ज़िंदगी जीने के लिए सारे अधिकार आपके ज़रूरी हैं, जो कि 6 तरह के थे। और इन द केस ऑफ इमरजेंसी ये आपसे डिप्राइव कर सकते हैं सिर्फ गवर्नमेंट। ठीक है, और कुछ नहीं। ये इसको हमने समझा था। सिमिलरली पार्ट 4 में हम ये समझेंगे कि संविधान ने हमारे स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज़ हो, पंचायत हो, म्यूनसिपैलिटी हो, कॉरपोरेशन हो, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडीज़ हैं, उनको भी क्या अधिकार मिला है, और वो अधिकार क्या हम उनसे ले सकते हैं या कोर्ट में वो जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे कविताओं के माध्यम से पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट मनीष झा और आप सभी का स्वागत है इस पोएट्री कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पार्ट 4 में टोटल आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक टोटल इतने आर्टिकल हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 और 37 जो है वो एक डिफिनीशन का काम करता है। तो आपको मैं संक्षिप्त में समझा देता हूँ कि डीपीएसपी जो डिफिनीशन का काम करता है वो क्या है। देखिए, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 ये कहता है कि डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान एक गवर्नमेंट को अधिकार देता है कि आप, क्योंकि उन्हें तो समाज में चलाना होता है रूल एंड रेगुलेशन, तो आप सिटीजन के ऊपर या स्टेट के वेलफेयर के लिए या कंट्री के वेलफेयर के लिए आप इन सारे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। और आपको ये अधिकार मिलता है कि ये नॉट इन्फोर्सिएबल बाय कोर्ट रहेगा, मतलब कोई किसी सिटीजन को अगर आपका मन है
तो ये उनको दीजिए, फैसिलिटी दीजिए। लेकिन कोई सिटीजन आप पे क्या कर सकता है, ऑर्डर नहीं कर सकता है, बस रिक्वेस्ट कर सकता है कि अगर ये आपके पास पावर है तो हमें दीजिए। आपका अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका अगर मन है तो वो देंगे, अगर उनका मन नहीं है तो वो फैसिलिटी या पावर नहीं देंगे। और कोई सिटीजन इसके लिए कोर्ट में आके चैलेंज भी नहीं कर सकता है कि ये राज्य सरकार या ये केंद्र सरकार हमें ये फैसिलिटी नहीं दी है, क्योंकि इस सारे डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल हैं ये संविधान ने एक स्टेट गवर्नमेंट को दिया है कि आपको अगर सही लगे, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी बॉडीज़ हैं, अगर आपको सही लगे तो ही आप सिटीजन के ऊपर या स्टेट के वेलफेयर के लिए या कंट्री के वेलफेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप टेंशन फ्री रहिए, ये कोर्ट में चैलेंज कोई हमको नहीं करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आदमी को ये होता है कि ये हमारे लिए क्या है। तो ये सिंपल एक सिटीजन के लिए कुछ नहीं है डीपीएसपी, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड गवर्नमेंट की पावर के बारे में बताता है, जिसे सिटीजन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब सिटीजन गवर्नमेंट, अगर सिटीजन को ये अच्छा नहीं लगा तो कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। जिस तरह हम अपने फंडामेंटल राइट को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते थे, फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में था, लेकिन पार्ट 4 में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसे आप चैलेंज करके कोर्ट में क्या कर सकते, देख सकें, क्योंकि ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट है। तो इन डिटेल समझ गए कि डीपीएसपी क्या है। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड राइट्स हैं जो संविधान देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं गवर्नमेंट को, और आप एक एज अ सिटीजन इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। समझ गए। हम समझेंगे कि अब कि ये क्या क्या है। तो 36, 37 एज ए डिफिनेशन मैंने आपको समझा दिया। अब 38 से हम पोइटिक वे में, यानी कविताओं के रूप में सारे आर्टिकल को समझेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल 38 का पहला पंक्ति है कि संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करे विशेष। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हर स्टेट्स को ये इंस्ट्रक्शन देता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कॉन्स्टिट्यूशन ये हर स्टेट को, हर स्टेट मतलब सारे गवर्नमेंट बॉडीज़ को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि जनता की कल्याण के लिए, मतलब सिटीजन के वेलफेयर के लिए व्यवस्था करे विशेष। मतलब जो भी आपको लगता है कि ये फैसिलिटी देना चाहिए वो आप दीजिए। ठीक है। तो संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करे विशेष, माने कॉन्स्टिट्यूशन सारे गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन देती है कि पीपल की सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन की वेलफेयर के लिए जो भी फैसिलिटी आपको देना चाहिए, अगर आपको लगता है अच्छा है तो आप प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए उनको, एज पर आर्टिकल 38 हमने ये समझा। समझ गए। नेक्स्ट पंक्ति आर्टिकल 38 के ऊपर ही है। सामाजिक असमता कम हो, घटे आय का अंतर, सामाजिक असमता कम हो, घटे आय का अंतर, सभी क्षेत्र करे विकास, अवसर मिले निरंतर। सामाजिक असमता कम हो का मतलब सोशल वे में जो असमता होती है, इनइक्वालिटी होती है, मतलब हमारे ग्रुप में, मतलब कम्युनिटी में जो इनइक्वालिटी होती है, भेदभाव होती है, इसका जो डिफरेंस है ये कम होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। ये संविधान गवर्नमेंट को कहती है कि इसके ऊपर आप ध्यान रखिए, क्योंकि एज पर आर्टिकल 38 ये हम आपको कह रहे हैं कि जो भी सोशल या कम्युनिटी के अंदर इंडिया में अगर कहीं भी इनइक्वालिटी होती है तो इसको आप मिनिमाइज कीजिए, कम कीजिए, इसका आप प्रयास कीजिए। ठीक है। सभी क्षेत्र करे विकास, मतलब हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट हो, ये नहीं कि एक कम्युनिटी में डेवलपमेंट हो या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में डेवलपमेंट हो, हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट हो। अवसर मिले निरंतर, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा आप ट्राई करते रहिए। तो सामाजिक वे में इनइक्वालिटी कम हो, सब में मिनिमाइजेशन कम करे, सब सेक्टर डेवलप करे और इसका अपॉर्चुनिटी सबको मिले, ऐसा आप ट्राई करिए। ये कौन कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है गवर्नमेंट को डीपीएसपी के माध्यम से कि आप ऐसा सिटीजन के लिए या अपने स्टेट्स के लिए या अपने कंट्री की वेलफेयर के लिए ऐसा आप काम कीजिए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो आर्टिकल 38 4 पंक्तियों में हमने समझ लिया। अब आर्टिकल 38 के बाद तो इन शॉर्ट हमने क्या समझा आर्टिकल 38 कि स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए ये सारे चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? डीपीएसपी के माध्यम से गवर्नमेंट को बोलती है। वो आर्टिकल 39 हम समझेंगे, जहाँ कहता है कि सर्टेन पॉलिसी, कुछ है प्रिंसिपल है, पॉलिसी है जो कि फॉलो किया जाता है स्टेट्स के थ्रू। समझ गए? कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं, पॉलिसी हैं जो स्टेट्स को फॉलो करना पड़ता है। ये संविधान ने कहा है
स्टेट्स को, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज़ को, कि आप इन्हें फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 तरह के इनमें बताया गया है कि 6 तरह के अधिकार गवर्नमेंट के पास हैं। अगर वो चाहे तो ये इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या क्या है चलिए समझते हैं। पहला है कि स्त्री पुरुष सबको मिले आजीविका के साधन, सामूहिक हित में हो जिसमें बांटो ऐसे सब संसाधन। मतलब स्त्री पुरुष सबको मिले, मेल हो या फीमेल हो, सबको आजीविका के साधन मतलब लाइवलीहुड जो होता है, मतलब उनको ज़िंदगी जीने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसकी, पैसे की, ताकि उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो इम्प्रूव हो सके, चाहे मेल हो या फीमेल। और सामूहिक हित में हो, सामूहिक हित में मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में और सब में, ये नहीं कि किसी एक कम्युनिटी के पर्पज से आप कर रहे हैं या किसी एक सिटीजन को आप दे रहे हैं। सामूहिक हित मतलब पूरे सबके लिए, सबके इंटरेस्ट के लिए हो। और ऐसा अगर कुछ आपको संसाधन बांटना हो, मतलब कोई स्कीम हो, जस्ट लाइक आप देखते होंगे गवर्नमेंट के द्वारा एक कैंप बैठाया जाता है, तो उस कैंप अगर लगाना हो तो कैंप लगवाइए, स्कीम लगवाना हो तो स्कीम लगवाइए, कुछ आपको अगर कोई प्लेटफॉर्म देना है तो प्लेटफॉर्म दीजिए। तो सारे स्त्री पुरुष मिले आजीविका के साधन, माने सबको, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबको लाइवलीहुड ज़िंदगी जीने का अधिकार आपको देना है। सामूहिक हित में हो, सबके इंटरेस्ट में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ऐसे बांटो सब संसाधन। इसके लिए आपको जो भी फैसिलिटी देना हो आप दीजिए। ये एज पर आर्टिकल 39 का पहला राइट है जो संविधान ने गवर्नमेंट को बोला है, किसके लिए, सिटीजन या स्टेट्स की भलाई के लिए। समझ गए? मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि संविधान ने स्टेट्स को बोला है सिटीजन या भलाई के लिए, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे हमेशा, डीपीएसपी क्या है। चलिए आर्टिकल 39 में दूसरी पंक्ति है, जो जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 39 में 6 तरह के राइट्स दिए गए हैं स्टेट्स को। तो हम दूसरा समझेंगे। दूसरा कहता है कि एक हाथ में केंद्रित ना हो, एक हाथ में केंद्रित ना हो उत्पादन के साधन, नर नारी यदि करे कार्य तो मिले समान ही वेतन। एक हाथ में केंद्रित ना हो मतलब इन द सेंस किसी भी एक कम्युनिटी को या किसी भी एक पर्सन को सारे काम उसी को नहीं दे देना चाहिए, मतलब यह पूरे राइट्स उसी को नहीं देना चाहिए कि ये काम आपके छोड़ के और कोई नहीं करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक हमारे जो फार्मर हैं, जो कृषि है, वो एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, तो हमारे फार्मर जो हैं क्या सिर्फ वही एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं? एक पढ़ा लिखा आदमी क्या एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकता? या कोई और आदमी जिसका मन है कि मैं एग्रीकल्चर का काम करूँ, वो नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि किसी एक हाथ में कोई भी चीज़ केंद्रित ना हो, सेंट्रलाइज ना हो, कि सिर्फ ये काम यही कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर कार मैन्युफैक्चर है तो सिर्फ हमारे देश में एक ही कार मैन्युफैक्चर कंपनी तो नहीं है कि सिर्फ मारुति सुजुकी आएगी, टोयोटा है, होंडा है, महिंद्रा है, टाटा है, बहुत तरह के हैं। तो किसी एक को कोई भी चीज़ सेंट्रलाइज नहीं किया जाता है, सारा पावर नहीं दिया जाता है। क्यों? ताकि उत्पादन के साधन हो, माने बहुत सारे क्या हो, सब डेवलप सेक्टर करे, सबका क्या उन्नति हो। नर नारी अधिकारी कार मतलब अगर मेल हो या फीमेल अगर काम करते हैं तो मिले सबको समान वेतन, मतलब इक्वल पे फॉर द इक्वल जॉब। अगर कोई काम इक्वल है तो उसके लिए पैसा भी इक्वल होना चाहिए। वहाँ ये डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा कि ये मेल है इसलिए ज़्यादा मिलेगा, फीमेल है तो कम मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 39 समझ गए। नेक्स्ट समझिए, आर्टिकल 39 की जो तीसरी पंक्ति है ये कहता है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे सरकार। श्रमिकों मतलब जो लेबर होते हैं, उनके हेल्थ के लिए ध्यान रखे सरकार, मतलब सरकार को ये ध्यान रखने को कहा जाता है। स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हो, स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, हानिकारक ना करे रोजगार। जो भी लेबर है या जो भी बच्चे हैं या जो भी लेडीज़ हैं, ये कोई भी ऐसा काम ना करे जिनसे इन्हें प्रॉब्लम हो, डेंजरस वर्क ना करे। जैसे आपने देखा माइंस, खनिज के लिए लोग बड़े बड़े खदान के अंदर लेबर लोग जाते हैं। तो अब ये देखिए, गवर्नमेंट को ये संविधान ने कहा है कि आप इस चीज़ का प्रयास करें कि चीज़ ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे कि माइंस के लिए लोग जाते हैं। अब नहीं जाएंगे तो वो काम होगा भी नहीं, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर फुल्ली क्या होती है, इम्प्लीमेंट नहीं भी कर सकती है। वो करेगी भी तो प्रॉब्लम फिर क्या होगा, उस लेबर को ही होगा। लेकिन उनका कोशिश ये रहता है कि जितना हो सके सेफली वो काम कर सके। इसलिए आर्टिकल 39 के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट्स गवर्नमेंट को कहती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ को कहती है कि इस बात का आप ध्यान रखें कि श्रमिकों के स्वास्थ्य का, मतलब लेबर के हेल्थ का, उसका ध्यान रखे सरकार। और स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, कोई ना करे हानिकारक रोजगार, मतलब कोई डेंजरस वर्क ना करे। इसीलिए उनके स्वास्थ्य की, हेल्थकेयर के
स्वास्थ्य के डेवलपमेंट के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी है जो उनके विकास के लिए देखते हैं। फिर बच्चे और स्त्री के लिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट केयर है जो सरकार की स्कीम है, उसके ऊपर वो काम करते रहते हैं। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कहा है और वो इसके ऊपर काम करते हैं। बहुत स्टेट्स गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ऊपर वो काम करते रहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 39 का ही है, सब बच्चे उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल। सब बच्चे उन्नति करें मतलब सारे बच्चे डेवलप करें। मिले माहौल अनुकूल मतलब इन्वायरमेंट जो है उनका वो अकॉर्डिंग टू हो, मतलब उनके अकॉर्डिंग हो। शोषण उनका ना हो, मतलब उनके ऊपर कोई टॉर्चर ना करे। और कभी ना जाना भूल मतलब ये संविधान गवर्नमेंट को कहती है कि इस बात पे ध्यान रखिएगा आप, किसी भी छोटे बच्चे को उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिले, इन्वायरमेंट मिले, ताकि वो भी पढ़े लिखे उन्नति करे और उनके ऊपर कोई क्या करे, ये ना करे, आपका टॉर्चर ना करे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 39 में एक और लाइन है, पंक्तियां हैं जहां हम समझेंगे कि न्याय सर्वजन को मिले, मतलब न्याय सभी को मिले, अपराधी हो या सुशील, चाहे वो क्रिमिनल हो या इनोसेंट हो। कोई बहुत गरीब हो, अगर कोई बहुत गरीब है, पुअर है, तो मुफ्त में मिले वकील, तो उसे मुफ्त में क्या मिलना चाहिए, एडवोकेट। अब आप बोलेंगे मुफ्त में, तो तब तो ये मेरा अधिकार हो गया। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि संविधान ने ये सिर्फ गवर्नमेंट को अधिकार दिया है। अब गवर्नमेंट चाहे तो वो इम्प्लीमेंट कर सकती है, चाहे तो नहीं। लेकिन आर्टिकल 39 के माध्यम से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब भी आप कोर्ट में जाएं, अगर आपकी आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन जो है सच में अगर अच्छी नहीं है, तो आर्टिकल 39 को याद रखें और अपने जज साहब को कहें कि हम सच में इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण गरीब हैं, हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील हैं वो प्रोवाइड करवा दिया जाए, हम फीस नहीं दे पाएंगे। तो जज आपके कंडीशन को देख के सरकारी वकील जो है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उससे क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं और उन्हें विदाउट फीस आपके केस को लेने के लिए कह देते हैं। तो ये आर्टिकल 39 का यूज करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर आप नहीं दे सकते। इस पूरे डीपीएसपी जो पार्ट 4 है, यहाँ एक सिटीजन सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर नहीं, क्योंकि ये सारे पावर जो है वो एक गवर्नमेंट बॉडीज़ को है। गवर्नमेंट बॉडीज़ को ये बताया गया है कि आपका मन करे तो इम्प्लीमेंट कीजिए, सिचुएशन को देख के, मन ना करे तो मत कीजिए, क्योंकि उन्हें वेलफेयर देखना होता है। ठीक है, अगर वैसा सबका करने लगेंगे तो फिर तो जो पैसे लेके जो काम करते हैं एडवोकेट, या जो फीस लेके काम करते हैं, फिर उनका क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 39 में हमने ये समझ गया कि क्या समझा हमने कि कुछ पॉलिसीज है, कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जो संविधान ने स्टेट्स को कहा है कि इसके बारे में आप बहुत ध्यानपूर्वक सोचिए और इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। तो 36 और 37 के माध्यम से हमने डिफिनीशन समझा अच्छे से कि ये संविधान ने डीपीएसपी स्टेट्स गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडीज़ को दिया है। आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, उनका मन करेगा तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। आप एज ए सिटीजन सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं। समझ गए। 36, 37, 38 में हमने समझा था कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए, उनके हेल्थ के लिए गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए, उनके बारे में। 39 में हमने समझा कि संविधान ने कुछ सर्टेन प्रिंसिपल पॉलिसी बताए स्टेट गवर्नमेंट को, जिनके बारे में कहा है कि आप इनके बारे में गो थ्रू कीजिए। आपको मैंने 6 तरीके से वो समझाया। अब नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं आर्टिकल 40, जहां हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। संविधान कहती है गवर्नमेंट को कि आप पंचायत मतलब गांव में, छोटे शहर में, गांव में जो है आप पंचायत की सुविधा बनाइए। पंचायत की सुविधा कैसे, इसे हम समझेंगे कविताओं के माध्यम से कि गांव में निश्चित करें पंचायत का गठन, गांव में निश्चित करें पंचायत का गठन, जनता को शक्ति मिले, लगे विकास में धन। मतलब गांव में अगर ये श्योरिटी लाए कि वहाँ पे एक पंचायत बना दे। पंचायत बनाने से क्या होगा, हर गरीब लोग तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते हैं, पहला चीज़। दूसरा, वहाँ के फीस इतने होते हैं, प्रोसीडिंग इतनी होती है कि लोग कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम होते हैं उसका सॉल्यूशन पंचायत में जो बैठे मेंबर होते हैं वो सॉल्व कर दे। तो जस्ट लाइक अ लीगल प्रोसीडिंग भी हो गया वो, और विदाउट फीस हो गया, विदाउट कॉम्प्लेक्शन हो गया। तो आर्टिकल 40 के माध्यम से संविधान डीपीएसपी में गवर्नमेंट को ये कहती है कि आप विलेज में, गाँव में पंचायत लगा दें। इससे क्या होगा, गांव में निश्चित हो गया कि पंचायत लग गया है, तो जनता को मिल जाएगा एक शक्ति कि हमारा भी एक लीगल प्रोसीडिंग है और यहाँ हम सारा काम कर लेंगे। समझ गए। तो गांव में निश्चित करें पंचायत का गठन, जनता को शक्ति मिले, लगे विकास में धन। तो आर्टिकल 40 क्लियरली समझ में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात किया गया है।
आर्टिकल 41 कहता है कि राइट टू वर्क टू एडुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, मतलब ये काम को, पढ़ाई को और पब्लिक के सुविधा के हिसाब से संविधान डीपीएसपी के थ्रू गवर्नमेंट को ये राइट देता है, अधिकार देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। इसे कविताओं के माध्यम से हम कैसे समझेंगे? तो कहते हैं कि बूढ़े हो या बेकार, असमर्थ हो या बीमार, बूढ़े हो या बीमार, असमर्थ हो या बीमार, सहारा सबको मिले क्योंकि आप हैं सरकार। ठीक है, बूढ़े हो, इसलिए आप देखिएगा गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन को पेंशन के नाम पे कुछ प्रोवाइड फंड देती है। जो बेकार होते हैं, जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनको भी कुछ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे कुछ ना कुछ एक स्टार्टअप के तौर पे स्कीम लाती है। फिर जो असमर्थ होते हैं, जैसे लाइक हैंडीकैप है, तो उनके लिए भी बहुत जगह फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आप देखते होंगे। या जो हेल्थ से बीमार है, उन्हें भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज मिलता है और उनको बहुत जगह कुछ कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो ये कहता है कि बूढ़े हो या बेकार हो या असमर्थ हो या बीमार हो, आप सरकार हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन सब के लिए आप थोड़ा सोचिएगा और गवर्नमेंट इनके बारे में सोचती है। तो ये आर्टिकल तो इम्प्लीमेंट होता है थोड़ा बहुत, समझ गए? राइट टू वर्क, एडुकेशन और पब्लिक असिस्टेंट, माने पब्लिक की भलाई के लिए ये काम आप करते रहिए। नेक्स्ट हम समझेंगे आर्टिकल 42, जहाँ बात करेगा हम प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड द ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, मतलब मैटरनिटी लीव जो होती है उसके ऊपर संविधान डीपीएसपी के थ्रू गवर्नमेंट को ये समझाया है और बताया है, इंस्ट्रक्ट किया है कि आप मैटरनिटी लीव के ऊपर कैसे काम करेंगे। इसे हम कविताओं के माध्यम से समझेंगे कि अच्छा सुविधाजनक हो कार्यालय में काम, अच्छा सुविधाजनक हो कार्यालय में काम, गर्भवती महिला को मिले विशेष आराम। अच्छा सुविधाजनक मतलब फैसिलिटी हो, जहाँ वो वर्क ऑफिस होते हैं, वर्क कल्चर होते हैं, चैम्बर हो या ऑफिस हो, गवर्नमेंट की जो भी हैं, वहाँ एक अच्छा सुविधा हो, मतलब फैसिलिटी हो किस चीज़ का, सारे, ताकि कोई भी लेडीज हो या जेंट्स हो अच्छे से काम कर सके, इन्वायरमेंट अच्छा हो। और खासकर जो गर्भवती महिला हो, उन्हें मैटरनिटी के दौरान जो गर्भवती होती हैं उन्हें वो रिलीफ मिले, उन्हें वो हॉलीडे मिले, छुट्टी मिले, ऐसा आप प्रबंध कीजिएगा। यहाँ ये भी देखा जाता है कि जो अगर गर्भवती महिला होती है तो उनके पुरुष को भी मैटरनिटी लीव के तौर पे 1 महीना या 2 महीना की छुट्टी दिया जाता है, लेकिन इसे वो कंटिन्यू नहीं दे सकते। मान लीजिए 1 मैटरनिटी या सॉरी 2 मैटरनिटी के टाइम वो दे सकते हैं, 1 चाइल्ड के लिए या 2 चाइल्ड के लिए वो दे सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू कोई अगर 3, 4, 5 के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं कोई भी मेल, तो उन्हें वो नहीं मिलता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, संविधान ने गवर्नमेंट को कहा है कि आपको जो सही लगे कीजिएगा। तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि हाँ 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड के लिए हम दे सकते हैं, क्योंकि मेल का भी रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 3, 4, 5 करते रहिए और हम आपको मैटरनिटी के नाम पे लीव देते रहें, इसलिए हम नहीं। तो कुछ कुछ प्रोविज़न भी हैं ताकि सरकार सोच समझ के कोई भी कदम उठाए, समझ गए? आर्टिकल 43 को हम समझते हैं। आर्टिकल 43 कहता है कि लिविंग वेज फॉर द वर्कर, जो लेबर वर्क काम करते हैं उनको पैसा देने के लिए सरकार किस तरह से कदम उठाती है। तो कहता है कि जीवन का स्तर सुधारे, चहुमुखी हो विकास, और बेकारों को मिले काम, सुविधा हो और अवकाश। जीवन का स्तर सुधारे मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो वो इम्प्रूव होना चाहिए, इसके लिए चहुमुखी विकास होना चाहिए। चहुमुखी मतलब हर तरफ से डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी एक सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक, बेकारों को मिले काम, इससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो एम्प्लॉयड के तौर पे आएंगे, उन्हें नौकरी मिलेगी, और इससे जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए सुविधा और अवकाश हो, मतलब उनको फैसिलिटी मिले, उनको हॉलीडे मिले। तो देखिएगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो तौर पे जो काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्हें बहुत तरह की फैसिलिटी होती है, चाहे वो ट्रेवलिंग में हो या किसी भी तरह की, बहुत उन्हें फैसिलिटी मिलती है, ये हम आप जानते हैं। और हॉलीडे भी मिलनी चाहिए उनको, तो उनको हॉलीडे मिलती है एज पर कैलेंडर, तो बहुत सारी छुट्टी भी मिलती है उनको। तो कहता है कि जीवन का स्तर सुधारे में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होनी चाहिए 43 के माध्यम से, और क्या होना चाहिए, हर सेक्टर में डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उन्हें क्या मिले, फैसिलिटी मिले और हॉलीडे मिले, ताकि जीवन को और अच्छे से वो चला सके। ठीक है, तो आर्टिकल 43 समझ गए कि काम करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए वेजेज के साथ साथ कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहिए। आर्टिकल 43 में एक और है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब कारखानाओं में जो लेबर के काम है उसको किस तरह से सजाया गया है। देखिए,
उद्योगों के प्रबंध में मतलब इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री में जो भी काम होते हैं उसके लिए कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में मजदूर का हाथ हो। मजदूर का हाथ मतलब लेबर का उसमें सपोर्ट चाहिए। सहकारी समिति का स्वरूप, सहकारी समिति का मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले मैं पंक्ति कंप्लीट कर दूं कि उद्योगों के प्रबंध में हो मजदूर का हाथ, सहकारी समिति का स्वरूप हो खिले साथ ही साथ। मतलब कोई भी इंडस्ट्री का काम हो तो उसमें लेबर का रहना अनिवार्य हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि लेबर का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ठीक। दूसरा, सहकारी समिति, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन मिलती है संविधान की तरफ से कि आप सहकारी समिति बने मानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, ताकि वो जो लेबर है, छोटे लेबर है, उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन में स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कुछ फैसिलिटी दे, ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो। इसलिए देखिएगा एक कॉमन क्वेश्चन है, जितने भी आप बैंक देखिएगा जो नेशनलाइज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले बैंक होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए एनबीएफसी से वो लोन लेंगे तो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लीजिए बालीगंज कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ गया और स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन उन्हें फिनांस कर दिया जाता है, जस्ट लाइक 10,000, 20,000, 50,000, ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट हम समझेंगे 44, जहां बात करता है कि सब नागरिकों के लिए जो देश में करे निवास, समान सिविल संहिता किया जाए प्रयास। अब इसके ऊपर तो बहुत सारा बवाल हुआ था। अब इसी से आप समझ लीजिए कि क्यों होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने सिविल संहिता का नाम सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हमारे एक दो स्टेट में शायद लागू भी है, जहाँ तक मुझे आइडिया है उत्तराखंड में लागू है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, इनैक्ट हो चुका है। बाद बाकी पूरे कंट्री में अभी तक इनैक्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्यों था और लोग इतने हंगामा क्यों कर रहे थे और क्या ये जरूरी था? तो देखिए, संविधान पार्ट 4 आप समझ रहे हैं, जहां संविधान ने गवर्नमेंट को ये परमिशन दिया है, अधिकार दिया है कि आप देश हित में, समाज हित में, सिटीजन हित में, नागरिक हित में ये सारे अधिकार को आप यूज कर सकते हैं, आपका अगर मन करे तो, और इसके ऊपर कोर्ट में आपको कोई चैलेंज नहीं करेगा। तो आर्टिकल 44 में क्लियरली है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि सब नागरिकों के लिए जो देश में निवास करे, सब नागरिकों के लिए जो देश में करे निवास और समान सिविल संहिता का किया जाए प्रयास। तो जो देश में रहते हैं ना, उनको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द सेंस, देखिए मैं आपको अभी डिटेल तो नहीं बताऊंगा, एक शॉर्ट में जरूर डिस्क्राइब कर दूं। अगर आपको डिटेल जानना है तो मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाई है, आप उन्हें एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, हमारा देश जो सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब मान लीजिए कोई अगर एक क्राइम करता है, किसी भी कम्युनिटी के लोग, अगर वो ये कहते हैं कि हमारे कम्युनिटी के हिसाब से सज़ा कुछ अलग है और दूसरा कम्युनिटी का कहता है कि हमारे कम्युनिटी के हिसाब से कुछ और सज़ा है। एक कम्युनिटी में अगर मान लीजिए मर्डर के बदले मर्डर है, मतलब खून के बदले खून, दूसरा कम्युनिटी कहता है नहीं हम कानून को फॉलो करेंगे, अगर वो आजीवन कारावास देना चाहे तो हम लाइफ इम्प्लीमेंट लेंगे। तो ऐसे में तो न्याय करना ही मुश्किल हो जाएगा। जो खून के बदले खून मांगते हैं वो तो अपना मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे, और दूसरा गवर्नमेंट या न्यायपालिका के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसीलिए कहा जाता है, संविधान ने कहा है कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखिएगा कि एक देश में एक तरह के कानून होंगे, मैंने क्रिमिनल लॉ एक तरह के होंगे। ये नहीं कि हर कम्युनिटी अपने अपने हिसाब से अपना कानून बना लेगा। पर्सनल लॉ किसी का अफेक्ट नहीं होगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी के ऊपर प्रयास करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और हम और आप चाह के भी इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्ट 4 में मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, संविधान गवर्नमेंट को अधिकार देती है और आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आर्टिकल 44 समझ गए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात किया गया है कि आप इसे प्रयास करें। नेक्स्ट आर्टिकल 45, जहाँ हम समझेंगे नन्हे बच्चे को मिले शिक्षा और सुरक्षा, नन्हे बच्चों को मिले शिक्षा और सुरक्षा, बने सभ्य नागरिक हो और जीवन हो अति अच्छा। तो इसका मतलब क्या समझे? 45, प्रोविजन फॉर द अर्ली चाइल्डहुड एंड द एडुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। मतलब जो 6 साल के नीचे के बच्चे होते हैं, बच्चे उन्हें को कहते हैं जो 6 साल के नीचे के हो, उन बच्चों को शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, मतलब एडुकेशन मिले, सेफ्टी मिले, और वो एक अच्छे सिटीजन बने, नागरिक बने, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो सके। समझ गए? इसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मिड डे मील स्कूल होते हैं जहाँ अच्छे अच्छे खाने दिए जाते हैं, ताकि उनका क्या हो, मतलब खाना भी मिले और उन्हें एडुकेशन भी दिया जाता है सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं 46, जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है सबसे दुर्बल।
अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है सबसे दुर्बल, अन्यायों पर लगे रोक और मिले शिक्षा और धन बल। मतलब शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, आर्टिकल 46 के माध्यम से उसे प्रमोट करने के लिए, चाहे वो एडुकेशनल वे में हो या इकोनॉमिकल वे में हो, उन्हें प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, चाहे वो शेड्यूल कास्ट वाले हो या शेड्यूल ट्राइब। अगर उन्हें एजुकेशनल प्रॉब्लम है या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो आप उनको इम्प्रूवमेंट के लिए कदम उठाते रहे टाइम टू टाइम। समझ गए आर्टिकल 46। आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 कहता है कि मिले विटामिन पोषक तत्व, उच्च स्तरीय जीवन, स्वास्थ्य सेवा में हो सुधार, रुके नशे का सेवन। मतलब मिले विटामिन पोषक तत्व, उच्च स्तरीय जीवन, मतलब आपका ये काम है, गवर्नमेंट का ये काम है कि जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन पावर जो है वो बढ़ती जाए, न्यूट्रिशन में कभी कमी ना हो, इस चीज़ को देखें कि क्या वो अच्छा खाना खा रहे हैं कि नहीं। इसलिए आप मिड डे मील स्कूल में देखिएगा, खिचड़ी के साथ साथ कभी अंडा हो या कभी बनाना हो या मिल्क हो या अलग तरह के खाने हो, फ्रूट हो, ये सब भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके न्यूट्रिशन कम ना हो। और स्वास्थ्य सेवा में हो सुधार, हेल्थ केयर में अच्छी फैसिलिटी मिले और नशे का ना हो कारोबार। मतलब कोई देखिएगा ड्रग्स का यूज ना करे, इसलिए अगर कोई ड्रग्स यूज करता है या कहीं सेल परचेस होता है तो इलीगल माना जाता है, गवर्नमेंट के ऊपर एक्शन भी लेती है और कोशिश करती है कि जितना कम हो उतना कम हो। ठीक है, तो एक्शन उसके ऊपर लेती है एज पर आर्टिकल 47, क्योंकि ये संविधान उनको कहा है कि आप वेलफेयर के लिए सब काम करते रहिए। समझ गए आर्टिकल 47। ये ड्यूटी है स्टेट्स की, द राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट आर्टिकल 48 हम समझेंगे, वैज्ञानिक तकनीकों से बढ़े कृषि और पशुपालन। वैज्ञानिक तरीके मतलब आप देखते हो कि डीडी नेशनल के तौर पे बहुत सारे डीडी कृषि चैनल हैं जहां साइंटिफिक वे में बताया जाता है कि एग्रीकल्चर कैसे करना है। साथ ही साथ पशुपालन जो एनिमल हस्बेंड्री होती है उसे बताया जाता है कि पशुपालन कैसे कीजिए, सही तरीके से कीजिए। ये सारे संविधान ने एक गवर्नमेंट को परमिशन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप सिटीजन के वेलफेयर के लिए सब बताइए। तो गवर्नमेंट यूज भी करती है कभी कभी, चाहे चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हो या एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो। कहने का मतलब साइंटिफिक वे में, ताकि हमारा देश का ही डेवलपमेंट हो सके। तो एग्रीकल्चर फील्ड में, एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में ये चीज़ की बढ़ाती हो। साथ ही साथ सुधरे नस्ल पशुओं की, मतलब उनकी ब्रीड में क्या हो, सुधार हो और बध निषेध का हो पालन। बध निषेध मतलब जैसे सॉल्टर होते हैं, कसाई खाने होते हैं या आपके जो बछड़े होते हैं, उन सब का ये मार काटना हो, इलीगल धंधा ना हो उनका, इस सब के लिए आर्टिकल 48 कहता है कि वैज्ञानिक तकनीकों से बड़े कृषि और पशुपालन, साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का इम्प्रूवमेंट हो और सुधरे नस्ल पशुओं की, मतलब जो भी एनिमल है उनकी जो ब्रीड है अब नीचे वाले, उन सब पे क्या हो, अच्छे इम्पैक्ट पड़े और बद निषेध का हो पालन। मतलब किसी भी एनिमल के साथ कोई भी दुर्व्यवहार ना हो, उन्हें मारा काटा ना जाए। आर्टिकल 48 का एक ए भी है जहां ये कहता है कि आप इन्वायरमेंट के लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि सिटीजन इस पे ध्यान रखे। गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इन्वायरमेंट के ऊपर भी फोकस कीजिए। तो पर्यावरण सुरक्षित करो, जीवन का रक्षण, वृक्ष लगाओ, करो हरियाली, वन जीवन का रक्षण। मतलब आपके इन्वायरमेंट के लिए। समझ गए। 49 कहता है स्मारकों की करे सुरक्षा, रखे विशेष ध्यान, इतिहास रहेगा सुरक्षित, बढ़ेगा सबका ज्ञान। मतलब जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे आर्किटेक्ट बनाए हुए हैं, सिस्टर के हैं, उन सब पे गवर्नमेंट का काम है कि वो इंस्ट्रक्ट कर दे कि कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ताकि आप इसे हिस्ट्री समझें, इससे नॉलेज लें और आने वाले अपब्रिंगिंग जो भी हमारे पीढ़ी है उनको भी ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, तो मॉन्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान रखने के लिए कहा गया है आज पर आर्टिकल 49। आर्टिकल 50 कहता है कि प्रशासन का न्यायालय में ना कोई हो दखल, न्यायपालिका रहे स्वतंत्र, न्याय मिले प्रतिपल। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एग्जीक्यूटिव है, अगर गवर्नमेंट बॉडी और कहते हैं जुडिशरी जो है, आप इन दोनों में कोई क्लैश ना करें। आप हमें ये ना समझाएं, मैंने कोर्ट कहती है गवर्नमेंट को कि आप हमें कुछ करने के लिए ना बोलें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अल्टीमेट लोग मुझ पे बिलीव करके आएंगे। कहीं भी कुछ होता है तो लोग बोलते हैं कि आई विल सू यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि लास्ट होप हमारा कोर्ट ही है, जुडिशरी है। तो प्रशासन को कहा जाता है कि आप जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव को कहा जाता है कि जुडिशरी में कोई आप इंटरफेयर ना करें, हमें अपना काम करने दें ताकि हम इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है, ताकि सबको जस्टिस इक्वल मिले। और लास्ट 51 ये कहता है कि सब देशों के बीच में रहे सुरक्षा शांति और आपस में आदर बढ़े, मिटे परस्पर भ्रांति। मतलब ये आपका ड्यूटी है, मतलब गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि सारे जो इंटरनेशनल कंट्री हमारे जो देश है, सबसे आप अच्छे से पीस
और उनसे क्या रखें, पीसफुल सारे अपना व्यवहार रखें, ताकि आपको कभी भी किसी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट हो तो कोई भी कंट्री मदद कर सके, युद्ध ना हो, वार ना हो। इसलिए आप देखते रहिएगा कि रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंट डे में क्या किया जाता है, बाहर के जो चीफ गेस्ट को इन्वाइट किया जाता है, ताकि हमें हमारा उनके साथ क्या हो, अच्छा कम्युनिकेशन हो। हमारे पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ये सब ज़रूरी है, उसके लिए प्रमोट करना ज़रूरी है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना ज़रूरी है। ये किसका काम है? गवर्नमेंट का। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के साथ आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये पोइटिक भरी, मतलब कविताओं भरी जो संविधान आप आसान शब्दों में समझे, ये आपको मज़ा आ रहा होगा। आई थिंक यू आर अ गुड लिसनर। जिसका शॉर्ट मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। संविधान ने ये गवर्नमेंट को ये क्या दिया, इंस्ट्रक्ट किया है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए? वेलफेयर के लिए, सिटीजन के वेलफेयर और अपने कंट्री के वेलफेयर के लिए। और कोई सिटीजन आपके ऊपर इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता है। तो जिस तरह आपको एज पर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट मिला, इसलिए गवर्नमेंट को एज पर पार्ट 4 डीपीएसपी मिला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके साथ आपसे हम चाहते हैं इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, हम लेकर आएंगे फंडामेंटल ड्यूटी, जहां हम समझेंगे कि हमारा और आपका एक देश के प्रति मौलिक क्या है, जैसे अधिकार समझते हैं तो कर्तव्य क्या है, हम और आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।